कोई पत्ता को भी लाया था क्या? हाँ नहीं, ओके। तो पत्ता को की स्मेल आ रही है। चलिए मैगी की तो आ रही थी, मैगी नहीं स्मेल आ रही है, मतलब अभी कोविड वोविड तो नहीं चल रहा है। जब हुआ था तब स्मेल गई थी एक दिन के लिए, और किसी की गई थी स्मेल या टेस्ट, मतलब एकदम ऐसे यकीन नहीं होता है कि क्या है ये, मैं विक्स को स्मेल कर रहा हूँ तो स्मेल ही नहीं आ रही है। मेरा टेस्ट 10 दिन के लिए गया था बट कोविड नहीं। आपका टेस्ट 10 दिन के लिए गया था बट कोविड नहीं हुआ, तो ये गलत फहमी है आपको। सर सच्ची टेस्ट नहीं आ रहा। ठीक है आपकी वो फिर चेक नहीं करा कैसे? सर मैं बिल्कुल ठीक थी। हाँ तो एक्चुअली ना मैं भी बिल्कुल ठीक था जब हुआ था। उसके नेक्स्ट 2 दिन तक ऐसा थोड़ा लगा था, फिर तीसरे दिन से क्लासेस चालू थी ऑनलाइन। कोई सिम्टम्स भी नहीं थे, मतलब खैर एनीवेज ऐसी बातें नहीं करते हैं, वापस आए नहीं। तो 56 फिर 58 और 58 से 89 डाउट्स बोल दो। करके आया सवाल लास्ट में? नहीं 68 69 59 50। अच्छा 59 हो गया। और बोलो दिव्यानी, डाउट्स बोलो, करे नहीं करे? जो भी है तब तक बात करेंगे। 66 जब आएगा। और बोलो 69 लिख लिया। हाँ सब डाउट बता दो एक बार के लिए, इसको लिखना है। 70 89 77 88 है क्या 88? और बताओ। सब आ गए? 4 और 4 8 सवाल। सेवेंटी। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं अपन। सबसे पहले 59 क्वेश्चन पूछा है आपने। क्या है? इफ द लेंथ ऑफ द फिलामेंट इज रिड्यूस्ड बाय 10% द पावर ऑफ द लीटर विल, तो क्या है? रेडियस 10% से कम हो गया। रेजिस्टेंस लेंथ रो एल अपॉन ए, लेंथ 10% से कम हो गया तो रेजिस्टेंस 10% कम हो गया, तो पावर 10% बढ़ जानी चाहिए। d स्क्वायर अपॉन अच्छा देखो जरा क्या हुआ, देखो जरा ध्यान से। ये एक रेजिस्टर जिसकी वैल्यू R है, दैट इज इक्वल टू रो L अपॉन A। इसमें से जब करंट I जाता है तो इसमें कितनी पावर बनती है? I स्क्वायर R। ठीक बात है। अब जब मैंने इसकी लेंथ को 10% कम कर दिया है तो 0.9, अब आगे से आने वाला करंट को वही रखोगे, ठीक है। अगर I को भी चेंज कर दिया तो देखो ध्यान से इधर, अब ये तो अलग से है। अब आप अगर इसको पावर को v स्क्वायर अपॉन r से देखते हो और पावर को I स्क्वायर r से देखते हो, दोनों अलग अलग आंसर देंगे। कौन सा लेंगे? कौन सा लेंगे? दोनों अलग अलग आंसर। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? एक में तो ये 0.9 से मल्टीप्लाई होगा, एक में ये 0.9 से डिवाइड होएगा। सर अगर बोला हो कि बैटरी वही है, कुछ भी नहीं बोला भाई, फिर कैसे सोचेंगे? लॉजिकल आंसर देना सोचते। भाई अगर मैं एक में तो हो जाएगा
जब 0.9 हो जाएगा डिक्रीज बाय 10% और एक में इंक्रीज बाय अबाउट 11%। आंसर या तो बी होगा या डी होगा, कौन सा टिक करके। और एक और सवाल, हाँ कल वो जो आपने पूछा था ना कि जिसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा था अपना 89, कौन सा था वो, 48 था, उसका आंसर एग्जैक्ट 89 आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, देखो ध्यान से, पहले 48 देख लो फिर इसकी कहानी बताता हूँ, क्योंकि वो भी कुछ ऐसे पावर को रिलेटेड ही है। तो वहां पर अपन याद करो अपन की वो एनर्जी कितनी आ रही थी लॉस वाली, लगभग, हाँ नहीं वो कितना यहाँ पर मेरे को दे रखा है कुछ 15,000 था, 1950 और वो कितनी आ रही थी 1950 कुछ ऐसी आ रही थी। हाँ यार, तब देखो ध्यान से, क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ो। अ लाइन हैविंग टोटल रेजिस्टेंस डिलीवर इतनी पावर, तो इतनी पावर वो डिलीवर करता है, इतनी जूल पर सेकेंड वो डिलीवर करता है और इतना लॉस हो जाता है, तो क्या मैं बोल सकता हूं 1950 तो लॉस हुआ है और उसको मिली कितनी होगी 15,000 प्लस 1950। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अपन ने सिर्फ ये किया था तो आंसर 13% आ रहा था, बट अब आंसर 11% आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साफ साफ शब्दों में ये बोला हुआ है 48 के अंदर के अ लाइन हैविंग टोटल रेजिस्टेंस डिलीवर इतनी पावर, मतलब लॉसेस को हटाने के बाद में 1500 की डिलीवरी वो दे देता है, मतलब उसको मिली कितनी होगी टोटल, इतनी बात समझ आई है नहीं है? हाँ यार, तो ये 100 इज इक्वल टू 11%, तो ये तो 11% का एनर्जी लॉस में गई है, तो 89% अच्छे काम में गई है, तो एफिशिएंसी 89% होगी। लिख के रख लो वहां पर जहां पर भी आप, अगर शीट में लिखना है तो लिख के रख लो, क्योंकि वहां पर बोला हुआ है कि 15,000 डिलीवर करता है, डिलीवर्स 15 किलोवाट। नहीं आया हमारा, नहीं आया? देखो ध्यान से, आपको मैंने 1,000 रुपए दिए, अज्यूम कर लो, ठीक है? आपने पीछे कृतज्ञ को 980 दिए, तो आपने कितने खाए? 20 रुपए खाए। आपने डिलीवर कितने किए थे? 980, और आपने खुद ने कितने खाए? तो आपको मिले कितने होंगे? 1,000। टोटल मैंने कितने दिए होंगे? तो टोटल पावर रिसीव्ड आउट ऑफ विच दिस मच हैज बीन converted into heat and this much has been delivered. Total power received will be what? This plus this. बात समझ आई? अब आई? हाँ आया नहीं आया? आ गया? सर सिंपली ऐसे सोच सकते हैं कि क्योंकि वहाँ पर वो वर्ड लिखा हुआ है कि डिलीवर्स, इसीलिए मैंने ऐसे डिलीवर कर रहा है 15,000। अगर उसको ऐसे मिलता है कि उसको इतनी पावर मिली है टोटल, तो मैं ये ऐसे समझ गए? कॉपी करके रख लो ये कहीं ना कहीं पे। आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ जाए? हाँ यार, अब देखो ध्यान से, वो वाला कौन सा वाला सवाल, वो रेजिस्टेंस वाले, हाँ कौन सा था, जो भी तो 59 था ये, कि रेजिस्टेंस को लेंथ को 10% रिड्यूस कर दिया है। तो अगर रेजिस्टेंस कम हो गया, अगर मैं करंट से सोचता हूं तो आंसर आ जाएगा 11% नहीं 19% इंक्रीज। अगर मैंने ये मान लिया कि करंट सेम ही रहा, अगर मैंने ये मान लिया कि करंट सेम ही रहा, तो रेजिस्टेंस 10% कम हो गया है तो पावर भी 10% कम हो जाएगी। हाँ यार, तो आंसर डी डेली हो जाएगा। बट करंट सेम रहेगा क्या? तुम खुद सोच के देखो, डेफिनेटली नहीं रहेगा। बट जो उस स्विच के द्वारा वोल्टेज मिल रहा होगा वो तो कांस्टेंट रहेगा। हाँ या ना? तो हम कौन से सोचेंगे? तो 1/0.9 is approximately 11 point something. तो आंसर विल बी नॉट डिक्रीज इन V1 इंक्रीज। समझ गए? सर ऐसा ऑप्शन नहीं है। एक इंक्रीज है और एक डिक्रीज है। तो इंक्रीज वाले को 10% इंक्रीज। इंक्रीज बाय अबाउट 11%। 1/9 कितना? 10/9 कितना होता है?
1.1 तो 11% के अबाउट का इंक्रीज नहीं। आई बात समझ? मैंने क्या बोला, यहाँ से देखें या यहाँ से देखें, हीटर की बात कर रहे हैं। हीटर कहाँ लगाते हैं? हमारे घर में। अगर रेजिस्टेंस चेंज हुआ है तो करंट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बिजली विभाग से वोल्टेज की सप्लाई आ रही है वो तो फिक्स है। कितनी? 220 वोल्ट। हाँ यार, बात समझ आई है नहीं? वो 220 वोल्ट क्या होता है? आरएमएस होता है या पीक होता है? आरएमएस या पीक होता है? पीक होता है। आरएमएस तो 200√2 होता है, 220√2 के लगभग होता है। समझ रहे हो? तो 220 वोल्ट का झटका वास्तविकता में 220√2 वोल्ट का झटका होता है। समझ गए? हाँ है ना? अब ये पीक वैल्यू आरएमएस वो सब ठीक है, एसी में आएगा। बात समझ में आ गई? चलिए मिटा दो। सर एक और क्वेश्चन है, करंट इन इलेक्ट्रिकल ड्रॉप्स बाय 2%, करंट देन द पावर इज, तो अब इसमें करंट चेंज हो गया। करंट चेंज हो गया। बल्ब तो वही, रेजिस्टेंस वही रखा, तो 2% से ड्रॉप हो गया तो ये 4 I² है, तो 4% से हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर सही हर कोई बता देगा, गलत नहीं बताते। लेकिन किसी के दिमाग में ये आ गया, किसी के दिमाग में आया कि I² से क्यों नहीं सोचा? I² से इसलिए नहीं सोचा क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज हुआ, करंट चेंज हो जाएगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस हीटर के अक्रॉस लगाया है वो यूनिफॉर्म रहेगा। 59 के बाद में 66 क्वेश्चन क्या है? 66 क्वेश्चन, द वेरिएशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज एज शोन द वेरिएशन ऑफ पावर। तो देखो स्टार्टिंग में तो सर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है? क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। सर फिर इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। इसकी इंपॉर्टेंस देखो ना ध्यान से। स्टार्टिंग में क्या मैं बोल सकता हूँ, 66 का जो स्टार्टिंग का रीजन है वो तो लगभग स्ट्रेट लाइन के जैसा है स्टार्टिंग का, तो फिर बाद में घुमा है। हाँ या ना? तो इनिशियली तो पावर विल बी इक्वल टू I² ले लो या V² अपॉन, मतलब स्टार्टिंग में तो वो एक कर्व होगा, लेकिन उसके बाद में देखो ध्यान से, मैंने करंट को कांस्टेंट रख दिया है तो पावर V इंटू आई में V बढ़ रहा है, तो जैसे V बढ़ रहा होगा वैसे ही पावर भी बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर क्या? V बॉम्ब में नहीं है क्या? समझ गए? क्या क्वेश्चन वाला जो ग्राफ है वो इसलिए दिया हुआ है कि मेरे को ये मालूम पड़ जाए कि स्टार्टिंग में तो स्ट्रेट लाइन है और फिर यहाँ पर ऐसे कर्व हुआ है। स्टार्टिंग में तो ऐसे स्ट्रेट लाइन है और फिर ऐसे कर्व हुआ और उसके बाद में करंट कांस्टेंट हो गया है और वोल्टेज बढ़ाया जा रहा है लगातार। समझ रहे हैं? तो मुझे पावर भी बढ़ती रहेगी। तो ये तो मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक V प्रोपोर्शनल टू I, तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। तो पावर किसके बराबर आ गई? V² इंटू सम कांस्टेंट V² अपॉन R। मतलब इनिशियली तो पावर कैसी हो जाएगी, उसके बाद में ये स्टीपली ऊपर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद में पावर वर्सेस आई है, तो आई की वैल्यू तो I0 आ गई है यहाँ, उसके बाद में I0 और उसके बाद जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे ही पावर बढ़ रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन होता V वर्सेस I, अगर पूरा स्ट्रेट लाइन होता, अगर पूरा ही V वर्सेस I ऐसा स्ट्रेट लाइन होता तो पावर का ग्राफ में ये पैराबोला ऐसा जा रहा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यहाँ पे जाके ऐसे अचानक से तीखा नहीं हो रहा है। समझ गए नहीं समझे? ये ऐसे पैराबोला चलते रहेगा। After 66 your doubt is 69। मतलब सडन कर्व भी होगा स्ट्रेट लाइन। 69 देख लेते हैं। 69 तो आसान सवाल है, किसने पूछा? देखो इजी क्वेश्चन। सर 68 और 69 हाँ दोनों एक, राम श्याम घनश्याम राधे श्याम उस टाइप के सवाल है, सारे एक जैसे ही होते हैं, आसान होते हैं। $68 और 69 दोनों देख लेते हैं। A battery consists of variable number of n identical 7 having different resistance determines short circuit। शॉर्ट सर्किट करना मतलब, शॉर्ट सर्किट करना मतलब एक वायर से इसको एक सीधे तार से ऐसे जोड़ देना है, शॉर्ट सर्किट होगा। फाइन। कितने हैं यहाँ पर? n सेल्स। पूरे में KVL घुमा दो तो बताओ n E बराबर I इंटू NR। ये चीज समझ आई है? E
बराबर I इंटू आर। एन पे डिपेंड। तो देखो करंट n पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, करंट n पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो n की वैल्यू कुछ भी होगी, करंट तो E बाय आर का कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 डेली 68 का आंसर हो गया। बात समझ आई है नहीं आई? अब बी पार्ट में द प्रीवियस प्रॉब्लम द सेल हैज बीन कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो अपन क्या मैं बोल सकता हूँ E अपॉन आर इंटू एन अपॉन एन अपॉन आर, ये E इक्विवेलेंट आ गया। देखो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस, तो n E अपॉन R डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R और n अपॉन R। तो देखो E इक्विवेलेंट कितना आ गया E, और R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा R बाय n, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट होता है ना, नीचे उल्टा कर दूंगा R अपॉन n। तो बताओ पैरेलल में E इक्विवेलेंट इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, तो ये कितना आ गया E बराबर I इंटू R अपॉन n। तो देखो ध्यान से ये n इधर चले गया, I प्रोपोर्शनल टू n, स्ट्रेट लाइन देखेंगे अपन यहाँ पर कहाँ दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन नंबर A के अंदर। तो 69 का आंसर हो गया A आगरा। चेक कर लेंगे आंसर क्या 69 का A आगरा ही है, बस खत्म हो गया सवाल। 69 का आंसर इज A, 68 आंसर इज D दिल्ली। नेक्स्ट योर डाउट इज 7070। अरे देखो इधर ये तो आंसर किसने पूछा? क्वेश्चन नंबर 70 बैठे बैठे हो जाएगा, किसने पूछा? कौन सा पावर जनरेटेड इन y इज मैक्सिमम। बताओ y में पावर कितनी जनरेट होगी I स्क्वायर r। तो करंट कब मैक्सिमम होता है? जब रेजिस्टेंस जब इंटरनल रेजिस्टेंस इसके बराबर है। तो अब देखो ध्यान से इधर, हाँ अब यहाँ पर एक्चुअली तकलीफ क्या आती है, मैं देखो ध्यान दो, क्वेश्चन सब जने देख रहे हैं, क्वेश्चन सब जने देख रहे हैं। तो अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को 2 मान लेता हूँ, तो 2 बराबर y प्लस आर करोगे, 2 बराबर y प्लस आर करोगे, तो y तो 5 दे रखा है, तो r नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये हो नहीं सकता। फिर मैं क्या बोलूंगा, फिर मैं बोलूंगा कि 2 प्लस y बराबर r बोलूंगा, तो उससे तो r में मैक्सिमम हीट होगी, मेरे को तो किसमें चाहिए y में मैक्सिमम हीट चाहिए, तो y बराबर 2 प्लस r। बात समझ आई या नहीं आई? इधर वन किसने पूछा, किसने था, किसने पूछा था 70? बता दो ना। अच्छा ठीक, समझ गए, हो गया था, बनना हो गया, इधर हो गया। सर फिर हमने मतलब इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल मैं वही तो बोल रहा हूँ, वही तो सीखना है। और यहाँ पे देखो एक तरीका तो सदाबहार डिफरेंशिएशन, एक तरीका तो सदाबहार डिफरेंशिएशन 70 का। बताओ मेरे को करंट कितना हो जाएगा, बोलो तो करंट कितना हो जाएगा? 10 बराबर I इंटू वाई प्लस आर प्लस 2। करंट स्क्वायर इंटू वाई इज द पावर इन टाइम, और I की जगह मैंने लिख दिया 10 अपॉन वाई प्लस आर प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू वाई। तो यहाँ से देखो पावर इज अ फंक्शन ऑफ y, तो dp अपॉन dy इक्वल टू 0। वहां में जो भी आएगा उसमें y को 5 रख दूंगा तो r आ जाएगा। ये तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका, इस y के अंदर मैक्सिमम है, मतलब बाकी जितने भी रेजिस्टेंस है वो सारे इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएंगे। तो y इक्वल टू r प्लस 2, तो r की वैल्यू कितनी आ गई? ये चीज समझ आ गई? यहाँ से तो आ जाएगा r कि मैं y को 5 रख दूंगा और यहाँ पर इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी। लास्ट में मैंने क्या बोला है कि मेरे को y के अंदर मैक्सिमम पावर बनानी है, मतलब y का जो रेजिस्टेंस है और बाकी सब रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे और वो इंटरनल रेजिस्टेंस तेरा हो जाएगा। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल ये हो गया। बात समझ आई? भाई मेरे को ये पता है कि एक सर्किट में ये R है और ये कैपिटल R है, इसमें पावर कब मैक्सिमम बनती है? जब ये बराबर ये होता है। तो Y में मैक्सिमम कब होगी? बाकी सारे रेजिस्टेंस इंटरनल। अब आगे
पक्का? तो आफ्टर 70 योर डाउट इज 70 सेकेंड क्या है भाई? When an emitter of negligible internal resistance is inserted in series in circuit, it reads 1 ampere. When the voltmeter of very large connected across X, it reads 1 volt. When point A and B are shorted, the voltmeter measures 10 volt across the battery. The internal resistance of the battery is equal to okay, ठीक है चलो कर लेते हैं। 70 सेकेंड थोड़ी सी मेहनत करवा रहा है, मिटा दो ये। सबसे पहले क्या है भाई? बारह वोल्ट स्मॉल आर, इसको एक्स बोल दो और इसको वाई बोल दो। फाइन। When an emitter of negligible resistance is inserted, it reads 1. तो क्या मैं बोल सकता हूँ 12 equal to 1 into r plus x plus y। हाँ यार, ये इक्वेशन समझ आई है नहीं है? जो पहली इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से मैंने ये लिख दिया है। When the voltmeter of very large resistance is connected across x, when a voltmeter is connected across x, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से जो I आ रहा है I into x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 वोल्ट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ करंट तो 1 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ये चीज समझ आई या नहीं आई? हाँ या ना? जो सेकंड इन्फॉर्मेशन आपसे हो गया है? डाउट है? किसका डाउट था ये? देखो ध्यान समझ आया कि जब मैंने पहले यहाँ पर आइडियल एमीटर लगाया, आइडियल एमीटर मतलब जीरो रेजिस्टेंस, इसकी रीडिंग कितनी आई? 1 एम्पियर। तो V बराबर 1 into R टोटल, ये लिख दी मैंने। ठीक बात है? मतलब सर्किट में कितने का करंट है? 1 एम्पियर का। तो सर्किट में 1 एम्पियर का करंट है। अब मैंने यहाँ पर जब आइडियल वोल्टमीटर लगाया तो आइडियल वोल्टमीटर का खुद का रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट। ऐसे बोला हुआ है ना कि व्हेन अ वोल्टमीटर ऑफ वेरी लार्ज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस x, इट रीड्स 1 वोल्ट। तो इसकी रीडिंग क्या होगी? I into x। तो I into x की वैल्यू कितनी होगी? 1 वोल्ट। और I कितना है? 1 एम्पियर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 1 ओम। यहाँ तक समझ आया? फिर आगे क्या बोलता है ये? When point A and B are shorted by the wire, A और B ये वाले पॉइंट है, तो बताओ मेरे को A और B को शॉर्ट कर दिया तो पिक्चर में से ये हट गया, Y हट गया। तो फिर क्या बोलता था? वोल्टमीटर रीड्स 10 वोल्ट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ अब क्या हो गया है? अभी करंट कुछ I डैश हो गया है। तो 12 बराबर I डैश इंटू x प्लस R, और यहाँ से I डैश इंटू x बराबर 10 वोल्ट। तो अभी I डैश कितना हो गया? x की वैल्यू 1 रखी तो I डैश कितना आ गया? 10 एम्पियर। तो यहाँ पर मैंने 10 एम्पियर रखा, तो 12 बराबर 10 इंटू 1 प्लस R, R की वैल्यू कितनी आ गई? 0.2। आंसर चेक करेंगे, आ गया C कैलकुलेटर। बात समझ आई है नहीं है? थोड़ी सी मैंने क्या बोला था, सवाल मेहनत करवा रहा है आसान। चलिए, let's move on to your next doubt, that is 72 के बाद में 77। तो गैल्वेनोमीटर एज अ रेजिस्टेंस, ओके ये अच्छा सवाल है। एक्चुअली लीस्ट काउंट का सवाल आ गया कोई, एनीवेज लीस्ट काउंट थोड़ा बहुत मालूम है? Yes, sir. बताओ। Minimum reading. मिनिमम रीडिंग, बस हाँ एग्जैक्टली। तो बताओ मेरे को, एक घड़ी नॉर्मल का लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 सेकेंड। मतलब लीस्ट काउंट मतलब कम से कम वो क्या नाप सकता है? 1 सेकेंड। क्या लिख रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोल देते मेरे को। एक और सवाल कौन सा है? 77। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 90 ओम।
full scale deflection current. Now so 10 ohm resistance is connected in series. देखो ध्यान से, गैल्वेनोमीटर के साथ में सीरीज में एक बड़ा रेजिस्टेंस लगाया है, कितने का? 910 ओम का, और इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है? 90। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट I इंटू आर टोटल कितना आ गया? मतलब दिस गैल्वेनोमीटर is a voltmeter of range 0 से 10 वोल्ट। आया ना? तो बताओ मेरे को, अगर लीस्ट काउंट 0.1 वोल्ट है तो 0.1 वोल्ट 0.1 वोल्ट 0.1 वोल्ट ऐसे कितने सारे डिवीजन होंगे ताकि 10 वोल्ट हो जाए? तो 0.1 into 100 तो 100 डिवीजन। तो आंसर को मैं सी ऑप्शन को टिक करके आ दूंगा। बात समझ आई ना कि 0.1 100 बार आएंगे 10 वोल्ट आ जाएंगे। मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर मिनिमम 0.1 वोल्ट का मेजरमेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 वोल्ट का मेजरमेंट कर सकते हैं। 0.1 की रीडिंग दे देगा, 0.2 की रीडिंग दे देगा, 0.3 की रीडिंग दे देगा, 1 की रीडिंग दे देगा, लेकिन 1.05 की रीडिंग नहीं दे पाएगा क्योंकि 1 के बाद में सीधा वो 1.1 ही बताएगा। समझ गए कि उसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 वोल्ट। समझ गए? पक्का? कॉपी कर लो 77। फिर 88 तो सादा सवाल है, नन ऑफ दीज। पोटेंशियोमीटर है ही नहीं है। और 89 ठीक है कर लेते हैं 89। तो 88 पोटेंशियोमीटर है ही नहीं क्योंकि देखो ना ध्यान से, 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की पोलैरिटी दोनों एक तरफ नहीं है। याद करो मैंने बोला था इक्वेशन, तो ये है ही नहीं। यहाँ पर कभी भी गैल्वेनोमीटर के अंदर मेरे को डिफ्लेक्शन मिलेगा ही नहीं। द लेंथ AC, नन ऑफ दीज। हाँ बोलिए। लेकिन जब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना जिसमें ये जो सेकेंडरी सर्किट के अंदर दो सेल्स होते हैं, हाँ कभी मतलब ना सपोर्टिंग फैशन तो कभी नॉन सपोर्टिंग, लेकिन सबका पॉजिटिव लेफ्ट की तरफ ही होगा। करके देख लो कहीं पे। नहीं सर, मतलब एक का पॉजिटिव और हाँ तो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का लेफ्ट में ही होगा। हाँ और सर उसमें सेकेंडरी सर्किट में दो सेल्स हैं, एक का तो मतलब लेफ्ट साइड में पॉजिटिव और तो दूसरे उसका इक्विवेलेंट निकाल लो ना, E1/R1 + E2/R2। जो बड़ा होगा वो डोमिनेट कर जाएगा। और सर अगर मतलब नेट जो है वो राइट साइड में आ गया तो फिर वो पोटेंशियोमीटर कभी बन नहीं सकता। जैसे यहाँ पर देखो ना, नेट राइट साइड में आ रहा है 3 वोल्ट का, तो वो पोटेंशियोमीटर कभी बनेगा ही नहीं। और रही बात 89, उसके अंदर देखो ध्यान से, E1/R1 की वैल्यू क्या है? 2/2 1, और दूसरी वैल्यू क्या है? 4/6। तो 2/2 हुआ 1, 4/6 हुआ 2/3, 0.66। तो बताओ 1 बड़ा है या 0.66 बड़ा है? 1 बड़ा है, तो डोमिनेट कौन कर जाएगा? नहीं आया। मैंने जो बोला अभी 89 क्वेश्चन की बात करी है मैंने, नहीं आया। मैं अभी क्या समझाने की आप लोग को कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई पोटेंशियोमीटर हमको पता है तो हमको ये पता है पोटेंशियोमीटर। समझ रहे हो? जब दोनों की पॉजिटिव सेम डायरेक्शन में। अगर ऐसा नहीं है जो कि क्वेश्चन नंबर 88 में है तो वो पोटेंशियोमीटर के जैसा है ही नहीं, तो मेरे को कभी नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। समझ रहे हो कि समझ रहे हो? तो यहाँ पर देखो नन ऑफ दीज, नल पॉइंट है ही नहीं, तो क्या बोलो? बात समझ आ गई? और सिमिलरली जो 89 क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर 2 बैटरियां लगी हुई है, एक की पोलैरिटी ऐसी है और एक और की पोलैरिटी ऐसी है। ये 2, ये 4, ये 6। तो बताओ ऊपर वाले का E1/R1 करूंगा वो कितना आ जाएगा? 2/2। नीचे वाले का कितना आ जाएगा? 4/6। कौन सा बड़ा है? ये। तो फाइनल जो पोलैरिटी आएगी वो कितने की आ जाएगी? देखो ध्यान से, 1 - 2/3, 1/3। और R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1/2 + 1/6 बराबर 1/R इक्विवेलेंट। ये कितना आ गया? 12/8। बोले तो 3/2। तो ये 3/2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। आपको क्या निकालना है? यहाँ पे ऊपर E0 है
और इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस और दे रखा है कितना 8 ओम। ई नॉट की वैल्यू दे रखी है कुछ 12 वोल्ट और इसका EMF इज कनेक्टेड टू 4 मीटर लॉन्ग वायर रेजिस्टेंस 4 ओम पर मीटर। तो इस पूरे का तार का रेजिस्टेंस कितना हो गया 16 ओम। 4 4 16 4 मीटर का है और 4 ओम पर मीटर है। तो बताओ मेरे को प्राइमरी सर्किट में कितना करंट चल रहा होगा 12 बराबर IP इंटू 8 प्लस 16 ये कितना आ गया 24। तो करंट कितना आ गया 0.5 एम्पियर। अगर 0.5 एम्पियर का करंट है तो यहाँ पर बताओ मेरे को 8 वोल्ट का ड्रॉप आएगा 0.5 इंटू 16 हाँ है ना। 8 वोल्ट का ड्रॉप 4 मीटर के वायर में 8 वोल्ट का ड्रॉप। तो 1 वोल्ट का ड्रॉप 4/8 मीटर में। तो मेरे को कितने का ड्रॉप चाहिए 1/3 का ड्रॉप। तो 4/24 इज 1/6 मीटर। तो आंसर चेक करेंगे 1/6 मीटर। ये ऑप्शन इज योर आंसर। बात समझ गए हाँ या ना। पोटेंशियोमीटर आ गया देखो कॉपी कर रहा हूँ बोलो। वोल्टमीटर होता है उसका जो मतलब नेट रेजिस्टेंस है उससे सर हम मतलब उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के अक्रॉस। ऑब्जेक्ट क्या बोल रहे हो आराम से पहले सवाल अपने दिमाग में फ्रेम करो। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। एक वोल्टमीटर है कैसा वोल्टमीटर है आइडियल है नॉन आइडियल नॉन आइडियल। तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा ठीक है बोलो आगे। सर मतलब वो जो डिवाइस है वो एक किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करता है ठीक है ये लो भाई। उसका जो सर नेट रेजिस्टेंस होगा वो RG प्लस देखो ध्यान से ये मान लेता हूँ 10 ओम का रेजिस्टर है। यहाँ से करंट आ रहा था मान लो 5 एम्पियर का। तो ये पॉइंट A और ये पॉइंट B बताओ मेरे को VAB कितना होगा। ये करेक्ट रीडिंग है 100% करेक्ट रीडिंग है हाँ यार पक्की बात। लेकिन अब मैंने क्या किया यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगाया जो कि आइडियल नहीं है। उसका खुद का रेजिस्टेंस मान लेता हूँ कुछ है कितना मान लेता हूँ चलो एग्जांपल के तौर पे 10 ओम ही मान लेता हूँ ठीक बात है। तो बस मुझे इतना मिला था कि इसमें जो इसका RB है 1 मिनट ये तो अभी भी 10 ओम ही बैठा है। अब बताओ मेरे को आने वाला करंट बदल जाएगा हाँ क्यों क्योंकि पहले जब इक्विवेलेंट कितना था 10। लेकिन अभी भी अगर वही करंट आता हुआ दिखता है तो बताओ मेरे को इक्विवेलेंट कितना हो गया 5 वोल्ट। तो 5 में 25 तो यहाँ से कितना चले जाएगा 5/2 अब 25 की रीडिंग दे देगा वो। तो पहले के मुकाबले 50% खराब हो गई रीडिंग। अब आप क्या बोलना चाह रहे हो सही जो RB इसमें गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर नहीं वोल्टमीटर नहीं सर कंपोनेंट होता है ना एक गैल्वेनोमीटर और एक हाई रेजिस्टेंस। आपने क्या बोला कि वोल्टमीटर लगाया आपने ये नहीं बोला कि वो मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया जो कि एक वोल्टमीटर के जैसा है। सर गैल्वेनोमीटर से लगाया। अच्छा आपने वोल्टमीटर बोला था है ना वोल्टमीटर बोला था ना हाँ। तो आप यूँ बोलो कि ऊपर एक गैल्वेनोमीटर लगाया है। तो ये लो भाई ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया मैंने। इसका रेजिस्टेंस कितना है कुछ है मान लो कितना है 990 बोल दिया आपको ठीक है। अब क्या बोल सकता हूँ इसका बहुत हाई रेजिस्टेंस है तो यहाँ से जो आने वाला करंट है उसका एक बहुत कोई छोटा पार्ट जाएगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर कितना चले जाएगा 5 माइनस IF। क्या अब इक्वेशन क्या हो जाएगा IF इंटू 990 इक्वल टू 10 इंटू 5 माइनस IF। क्या बताऊँ तो उसमें बस मैं इतना पूछ रही थी कि इसमें जो एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं गैल्वेनोमीटर की सीरीज के अंदर। अब पता है क्या किया आपने अभी भाजी ले ली पास्ता ले लिया बाटी ले ली तीनों को मिक्स कर दिया। हमारे कोई टेस्ट ही नहीं। आप सबसे पहले बोल रहे हो वोल्टमीटर फिर आप बोल रहे हो गैल्वेनोमीटर फिर आप बोल रहे हो कि शंट को सीरीज में लगा दिया। क्या शंट हमेशा पैरेलल में लगता है। तो वो क्या एम्पीमीटर में लगता है हाँ एम्पीमीटर को बनाने के लिए लगता है सर। हाँ सर वोल्टमीटर बनाने के लिए तो हाई रेजिस्टेंस तो वो शंट नहीं कहलाता है। शंट हमेशा उसी के लिए अपन यूज में लेते हैं जो बहुत छोटा होता है। ओके तो सर इसको मैं शंट नहीं बोलूंगा ये रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस वायर ठीक है। तो जब भी एक
गैल्वेनोमीटर को सब चीजें दिमाग में से निकाल दो। क्या याद रखो, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ में एक शंट लगा देते हैं पैरेलल में, दैट्स इट। गैल्वेनोमीटर को एक बड़े रेजिस्टेंस के साथ में सीरीज में लगा देते हैं तो वो गैल्वेनोमीटर एक वोल्टमीटर में जैसे कन्वर्ट हो जाता है, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ नहीं याद होना चाहिए बस, ठीक है ना। और दिमाग में जो भी है उसको निकाल दो, ठीक है। एचसी वर्मा के सवाल लगाना, गैल्वेनोमीटर के अंदर दे रखे हैं 2-4 सवाल हो जाएंगे, मतलब टॉपिक आ गया। घर जाती लगाना, क्योंकि आपको पता नहीं गैल्वेनोमीटर ऐसे क्यों लग रहा है, हिल चुका है पूरा, पता नहीं, ठीक है ना। आप जिस तरीके से क्वेश्चन लग रहे हो, समझ रहे हो। सर एमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना होता है क्यों, क्या सवाल, कन्वर्ट कहाँ लिखा हुआ है, अपन ने मान लिया कन्वर्ट लिखा हुआ है बट नहीं, तो क्यों अज्यूम करते हैं अपन अपना क्वेश्चन, ठीक है ना। If an emitter is to be used in place of voltmeter, then we must connect emitter with volt. देखो ध्यान से इधर, वोल्टमीटर हमेशा कैसे लगता है। सर पैरेलल, हाँ बोलो। इस क्वेश्चन का पीछे आंसर सी दे रखा है आपने कि कौन सा क्वेश्चन, ये वाला जो भी आप लिख रहे हो। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है दिखाओ मेरे को एक बार वापस से, कौन सा क्वेश्चन है। 89 का आंसर क्या दिया हुआ है, तो मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा बेटा, वापस से देख लो। 1/2 1/3 होल, वापस से देखो, कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा और कुछ भी नहीं होगा, तरीका वही रहेगा। E1/R1, E1 कितना दे रखा है मेरे को, 2/2 हो गया 1, और 4/6 हो गया 2/3, तो 1 - 2/3 is 1/3। 4 मीटर लॉन्ग वायर है, 12 वोल्ट है, 4 ओम पर मीटर, तो 16 ओम, 16 और 8 हुआ 24, आधे का करंट आ गया, आधे का करंट आ गया। और ये कितना है, 4 16 ओम, तो आधा करंट आया, हाफ एम्पियर का, और 16 8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, 8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। कितने में, 8 वोल्ट बराबर 8 वोल्ट का ड्रॉप कितने में हो रहा है, लेंथ कितनी है भाई, 4 मीटर में। तो 1 वोल्ट का ड्रॉप कितने में हो जाएगा, 4/8 मीटर में। 1/3 का 1/2 और 1/3 1/6 मीटर, तो आंसर 25 सेंटीमीटर क्यों दे रखा है, रुको, इनका ए से डिस्टेंस 8 ओम, 12 वोल्ट, 16 ओम, 12 = 24 × I। इधर अगर 12 है, इधर अगर 0 है, इधर 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर मैंने इधर 2 + 4 = 6, और R1R2 कितना है, 2 और 6, 6 वोल्ट = 8 × I1। ये कितना हो गया, 2 3 3/4, तो 3/4 आ गया I1। और फिर ये कितना है, 2 - 3/4 × 2, 2 - तो ये आया 1/2, ये मैंने 1/2, अरे हाँ तो गलत कर रहे हैं ना अपन कैलकुलेशन, 1/2 के कॉरेस्पॉन्ड आ तो रहा है, देखो ध्यान से इधर
ये सब कुछ सही कर रहे हैं अपन यहाँ पर, ये सब कुछ सही है, लेकिन अपन ने ये ई इक्विवेलेंट गलत निकाला। ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा? 2/2 माइनस 4/6 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/6। अपन ये नीचे वाली चीज तो कर ही नहीं रहे, समझ गए? कैलकुलेशन अपन तो सिर्फ यही कर रहे हैं, ये थोड़ी ना किया है, तो ये भी तो करो। तो ये वाली वैल्यू आप सॉल्व करके देखोगे तो 1/2 वोल्ट आ जाएगी। अब देखो ध्यान से, 1/2 वोल्ट आ गई, टू 1/4 मीटर 25 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? ठीक है ना, ये कैलकुलेशन। चलिए, और आप कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे? 71 क्वेश्चन बोलता है, इफ एन एमीटर इज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ पैरेलल वोल्टमीटर, ये रेजिस्टेंस आर, वोल्टमीटर पैरेलल में लगाते हैं, लेकिन अभी ये बोल दिया गया है कि यहाँ पर एमीटर लगा दिया है। एक बात बताओ मेरे को, ऊपर इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई था, हाँ है ना, और ये तो कुछ भी नहीं बोला हुआ है, तो मैं आइडियल ही मानूंगा। तो यहाँ पर मैंने आइडियल वोल्टमीटर लगाया था। अब यहाँ पर आइडियल एमीटर, तो इसका रेजिस्टेंस तो 0 हो गया। तो अगर इसका सीरीज में तो हाई रेजिस्टेंस लगा दूंगा सीरीज में। मेरे को तो आखिरकार यहाँ पर अब ये क्या है, कुछ अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो यहाँ से करंट जो भी जा रहा है बहुत छोटा होगा, तो मेजॉरिटी करंट यहीं से जा रहा होगा। तो रीडिंग क्या हो जाएगी? ये आ जाएगी आई इंटू ये आर। तो यार आंसर क्या है इसका? हाई रेजिस्टेंस सीरीज। वोल्टेज कैसे? वोल्टेज क्या है? इन दो पॉइंट के अक्रॉस, इन दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो क्या हो जाएगा? यहाँ से जो भी करंट जा रहा है आई डैश इनटू ये वाला रेजिस्टेंस जो भी पहले क्या था आई। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस चीज तो वही है ना, रीडिंग समझ गए? लेकिन ऐसे करते नहीं है, क्या सर ये कन्वर्जन नहीं हुआ? ऐसे करते नहीं है। चलिए, लेट्स move on to the next topic. हाँ, अब आपका होमवर्क क्या है कल का? कल का होमवर्क तो आप चाहो तो क्या कहते हैं, कैपेसिटर के लास्ट के 20-25 सवाल जो पोलराइजेशन और उसके वो कर सकते हो, बट अपन कल पेपर डिस्कस करें। फाइन, चलो अब आधे घंटे आरसी सर्किट पढ़ते हैं। कल आरसी सर्किट कंप्लीट करके करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कहानी करके खत्म करके उसको और एक आध दिन डिस्कशन कर करा के वी ट्राई टू रैप अप एवरीथिंग बाय सैटरडे। ठीक है, सवाल उठ रहे हैं ना, ऐसे सवाल कर रहे हो वो एकदम घबराहट हो गई, आप लोग बोल रहे थे। समझ गए क्या याद होना चाहिए आपको? शंट मतलब छोटा रेजिस्टेंस, हमेशा कहीं पर भी शंट का प्रयोग कर दिया जाए मतलब स्मॉल रेजिस्टेंस। शंट आप बोलोगे एक शंट यूज किया मैंने 100 ओम का। चलिए, आरसी सर्किट और इसको ट्रांजिएंट एनालिसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिएंट मतलब चेंज, ट्रांजिएंट मतलब बीच की सिचुएशन को बोलते हैं। किसी का ट्रांसफर हो गया है तो ट्रांजिएंट मतलब बीच की जगह, मतलब एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है तो जो रास्ता होगा उसका एनालाइज, मतलब समझ रहे हो? हाँ, तो यहाँ पर क्या किस चीज का एनालिसिस कर रहे हैं अपन? ट्रांजिशन का। किस चीज का ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पर? एक आरसी सर्किट लगाते हैं तो कैपेसिटर धीरे धीरे करके चार्ज होता है, तो जीरो से लेके चार्ज होने तक का जो स्टेडी स्टेट होता है उसके बीच में जो टाइम होता है उसका एनालिसिस। समझ गए? तो इसका नाम क्या होता है?
ट्रांजिएंट एनालिसिस। फाइन, आरसी सर्किट। तो बताओ मेरे को इनिशियली द कैपेसिटर वाज कंप्लीटली डिस्चार्ज्ड, बैटरी लगा रखी है 20 वोल्ट, ठीक बात है। क्या होगा? कैपेसिटर तो पूरा खुला बैठा है, आने दो, चार्ज आने दो। हाँ यार, इसकी कैपेसिटी तो क्या बोल सकता हूँ, t बराबर 0 पर यहाँ से जितने भी चार्ज आएंगे, देखो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज गए, इसके ऊपर आके बैठे, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव निकल के सामने आ गए, पॉजिटिव वापस से घूम के इधर आ गए। क्या हो रहा है, समझ आई बात? ये इधर वाली प्लेट पे पॉजिटिव आए तो इंडक्शन के यहाँ पर नेगेटिव आ गए, अब इस प्लेट पे नेगेटिव निकल के आए तो पॉजिटिव वापस इधर जाके वापस इधर आ गए। हाँ यार, तो पॉजिटिव कैसे घूमे ये समझ लो, या फिर ये समझ लो कि पॉजिटिव यहाँ से यहाँ गए हैं और नेगेटिव यहाँ से यहाँ हैं। फाइन। अब एक बात बताओ मेरे को, जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया है t बराबर 0 पर करंट मैक्सिमम होगा या नहीं होगा? 100% होगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर क्या बोल रहा है, जितना चार्ज आ सकता है आ जाए। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब कैपेसिटर पर फुल चार्ज आ गए हैं, उसको हम बोलेंगे t टेंड्स टू इंफिनिटी। बोले तो स्टेडी स्टेट, तो बताओ स्टेडी स्टेट पर करंट क्या हो जाएगा? अब और कोई पॉजिटिव आएंगे, ये सब मिलके धक्का देंगे तो तुम्हें मत आ, तू जाए वहीं रह जाए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव की धक्का मुक्की बढ़ चुकी है, मैक्सिमम जितना चार्ज हो सकता था उतना चार्ज हो चुका है, स्टेडी स्टेट आ गई है, मतलब अब और फर्दर चार्ज नहीं चाहिए, तो करंट का फ्लो खत्म हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इनको एक दूसरे शब्दों में कि t बराबर 0 पर कैपेसिटर एक जीरो रेजिस्टेंस वायर की तरह बिहेव कर रहा है। t बराबर 0 पर कैपेसिटर, t बराबर 0 पर कैपेसिटर behaves like a zero resistance wire, and t बराबर इंफिनिटी पर कैपेसिटर behaves like a infinite resistance wire, और इसको ओपन सर्किट भी कहते हैं। ओपन हो गया ना सर्किट, कैसे? ये स्टेडी स्टेट पर ये सर्किट ऐसे ओपन हो गया, और इसको क्या बोलते हैं? क्लोज सर्किट। बोले तो क्लोज्ड वायर। तो सिंपली समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? हाँ यार, ये कभी नहीं भूलने वाली बात है। क्या कि t बराबर 0 पर कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है? जीरो रेजिस्टेंस वायर। स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर जब पूरा चार्ज हो चुका है तो करंट 0 है, करंट 0 है, बोले तो रेजिस्टेंस ऊपर इनफाइनाइट है, तो कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वायर। इजी है डिफिकल्ट? कॉपी कर लो बेटा। हाँ क्या? नहीं, स्विच क्लोज किया है, t बराबर 0 पर मैंने स्विच क्लोज किया है, और t बराबर इंफिनिटी तक स्विच क्लोज ही रहा है। समझ गए? नहीं समझे? मैंने स्विच को क्लोज कब किया? t बराबर 0 पर। जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया, कैपेसिटर ने बोला जितना चार्ज आ सकता है आजा, करंट मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम मतलब कैपेसिटर के द्वारा कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं किया जा रहा है, हेंस at t बराबर 0 it is behaving like a simply a closed wire with zero resistance wire, or capacitor behaves like a zero resistance wire, and at steady state when the capacitor gets fully charged, current is 0.
t बराबर 0 पर कैपेसिटर बिहेव लाइक अ जीरो रेजिस्टेंस वायर, t बराबर इंफिनिटी पर कैपेसिटर बिहेव लाइक अ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वायर। मिटा दूं? तो जीरो से लेके स्टेडी स्टेट के बीच में क्या होगा, वो ट्रांजिएंट फेज कहलाएगा। उसकी अपन इक्वेशन अभी बाद में बनाएंगे। पहले तो एक बात बताओ, स्टेडी स्टेट ये V वोल्ट, ये R रेजिस्टेंस, करंट जीरो है, इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V, इस पॉइंट का पोटेंशियल V तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी जीरो, क्योंकि करंट जीरो है। हाँ यार, बात समझ आई या नहीं आई? तो बताओ मेरे को, इसके ऊपर जो स्टेडी स्टेट पर चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, Q बराबर VC। हाँ यार, मतलब during this charging process the capacitor have accumulated charge from 0 to Q and the Q is equal to what, VC। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है कैपेसिटर के ऊपर चार्ज अक्यूमुलेशन का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो किसी t टाइम पर चार्ज कितना होगा Q, तो क्या मैं बोल सकता हूँ Q मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। वो जो चार्ज का टाइम में फंक्शन निकालना है वही हमारा ट्रांजिएंट एनालिसिस कहलाता है। फाइन, किसी ने किया हुआ इससे पहले कभी? याद है चार्जिंग की इक्वेशन? चलो कोई, क्या मैं बोल सकता हूँ t बराबर 0 पर इसके ऊपर जीरो चार्ज, t बराबर इंफिनिटी पर चार्ज मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू P। फाइन फाइन, चलो ये लिख लो। हाँ सर इसका सेकेंडरी का कंडीशन इसमें डिस्चार्ज होगा ना कैपेसिटर? किसमें? यहाँ पर चार्ज हो गया बस। अब अगर मैं यहाँ से बैटरी हटा के एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा तो उसमें डिस्चार्ज, अभी चार्ज हो गया बस, पड़ा रहेगा बस, ये हो गया, ये पड़ा रहेगा ऐसे ही। बिना पेन उठाए आंसर दो। t बराबर 0 पर कितना करंट होगा सर्किट में और t बराबर इन्फिनिटी पे कितना करंट होगा सर्किट में? जिसको आता है वो जवाब देंगे, हाथ खड़ा करेंगे। मनन जी बताओ। अरे इजी है, बहुत इजी है। t बराबर 0 पर कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है? जीरो रेजिस्टेंस वायर बोले तो सीधा तार, मैंने इसको एक सीधे तार से जोड़ दिया, ये वाला रेजिस्टेंस तो शॉर्ट सर्किट हो गया, हट गया। तो बताओ मेरे को, सर्किट में सिर्फ एक 3 ओम का रेजिस्टेंस रह गया, तो 12 बराबर 3 into I, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 4 एम्पीयर। और इन्फिनिटी पे ये ओपन हो गया, तो 3 और 9 कैसे हो गए? सीरीज में। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ यार, इजी है, डिफिकल्ट कॉपी कर लो। नहीं आ रहा?
मिटा दो। t बराबर 0 पर कैपेसिटर बिहेव लाइक अ जीरो रेजिस्टेंस वायर एंड एट स्टेडी स्टेट t बराबर इंफिनिटी पर कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वायर। अब अपन बात कर लेते हैं एट एनी जनरल टाइम t। नींद आ रही है थोड़ी थोड़ी? अब देखो इधर ध्यान दो। t बराबर 0 पर चार्ज 0 0, t बराबर 0 पर करंट मैक्सिमम V R C और I मैक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से V बाय R। At t tends to infinity चार्ज इज 0। एट t टेंड्स टू इंफिनिटी चार्ज इज मैक्सिमम और वो मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई? अभी अभी अपन ने लिखी थी VCSC। अब आप बोलोगे कि करंट तो 0 हो जाता है स्टेडी स्टेट पे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो करंट 0 नहीं था, 1 एम्पियर आ गया था। कैसे? कैपेसिटर से करंट 0 हो जाता है, कैपेसिटर से करंट 0 हो जाता है। वहां पर कैपेसिटर से करंट जाना बंद हो गया था, बाहर रेजिस्टेंस में तो हो नहीं सकता है। हाँ यार, तो एट एनी टाइम t की अगर मैं पिक्चर बनाऊं तो क्या मैं बोल सकता हूं एट एनी टाइम t, ये v है, करंट आ रहा है I, कितना चार्ज अक्यूमुलेट हो गया है? स्मॉल q। हाँ यार, एट एनी टाइम t चार्ज अक्यूमुलेटेड, लिख क्यों रहे हो? एट एनी टाइम t चार्ज अक्यूमुलेटेड कितना है? q। अब बताओ मेरे को करंट किसके बराबर होगा अगले dt टाइम में, और जो भी छोटा सा dq आ रहा है वही तो करंट के बराबर होगा। हाँ यार, बात समझ में आई या नहीं आई? पहले जो रेट ऑफ चार्ज आने का रेट है वो बहुत ज्यादा है, तो करंट ज्यादा है, I मैक्सिमम है, इसके बराबर है। यहाँ पर अब कोई चार्जेस आ ही नहीं रहे क्योंकि ये पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है। तो किसी t टाइम पर जो भी और एक्स्ट्रा dq टाइम आके अक्यूमुलेट हो रहा है इस कैपेसिटर के ऊपर dt टाइम में, वही तो करंट है। हाँ यार, ये चीज समझ आ गई। KVL लगा दे इसके अंदर, बताओ KVL क्या होगा? बैटरी कैपेसिटर का कौन सा डंडा मिला मेरे को? तो Q बाय C करंट के साथ, ये क्या मैं बोल सकता हूँ? ये मैंने KVL लगा दी। हाँ यार, यहाँ तक समझ आती है? सुना नहीं है बेटा। चलो कॉपी करो पहले। ठीक है कॉपी करो। इम्पोर्टेंट है भाई, सो मत। हाँ जी, सर आपने कल के लिए क्या होमवर्क दिया था? पेपर का डिस्कशन। होमवर्क तो आपको जो करना है एक्सचेंज कर सकते हो आप, ठीक है ना? आपकी कैपेसिटर की शीट के अंदर लास्ट के डाइलेक्ट्रिक के सवाल है, वो भी कर सकते हो। कैपेसिटर की HC वर्मा कर सकते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी की HC वर्मा कर सकते हो। यहाँ तक लिख लिया तुमने? ये t बराबर 0 पर, ये एट एनी टाइम t, ये स्टेडी स्टेट पर ये, और किसी जनरल टाइम t पर KVL की इक्वेशन मैंने ये लगा दी। यहाँ तक कॉपी कर लो तो बताना, क्योंकि उसके बाद मेरे को जगह चाहिए तो मैं ये लेफ्ट वाली चीज मिटा दूँ, ये वाली पूरी। ये लिख रहे हो ये तो t बराबर 0 पर, तो
देखो ध्यान से, ये क्या बना, v माइनस क्यू अपॉन सी इक्वल टू आई आर। देखो ध्यान से, अब यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए। अब बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी सी माइनस क्यू इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। यहाँ तक भी समझ आता है नहीं आता है? हाँ या ना, ईजी है, हाँ पक्का। अब एक काम करते हैं, डी टी को इधर ले जाते हैं, आर सी को यहाँ ले जाते हैं, डी क्यू को इधर ले जाते हैं, वी सी माइनस क्यू को ऐसे लिखते हैं। ये बात यहाँ समझ आ गया। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, डी क्यू अपॉन क्यू माइनस वी सी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर सी इंटू डी टी। यहाँ तक भी ठीक है? इंटीग्रेट करूँ अगर मैं, और यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं अगर आपको इंटीग्रेशन आता है, वैसा कुछ भी नहीं है। बताओ मेरे को, इंटीग्रेशन करूँगा तो t बराबर 0 पर चार्ज कितना है, किसी टाइम t पर चार्ज कितना अज्यूम किया मैंने? बताओ मेरे को, LHS का इंटीग्रेशन क्या आ गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट डाल दी मैंने, t माइनस 0 आया ना। RHS बताओ मेरे को, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन इसका क्या होता है बताओ? हाँ तेज बोलो थोड़ा। ln VC minus Q upon minus 1। हाँ ये चीज आई है नहीं, मैंने क्या बोला, इसका इंटीग्रेशन हो गया ln VC माइनस क्यू अपॉन माइनस 1, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट क्यू। ये चीज समझ आई है नहीं आया? ये इंटीग्रेशन है, अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्का भाई। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है ln x, और फिर इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देते थे, याद करो। अगर किसी को नहीं आ रहा मैं अलग से करके बताऊं, देखो इधर ध्यान दो। 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन होता है ln x प्लस, ये हमको रखना है, ये पता हो, 100% पता है सबको। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 1 अपॉन 2x प्लस 4 इसका क्या होगा, तो देखो ध्यान से, ln में ये पूरी चीज लिख दो, डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 2 ये ऐसा, ठीक बात, ऐसे होता है। अभी हुआ कैसे, 2x प्लस 4 को अज्यूम कर लो t, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, 2 dx बराबर dt। तो मेरा इंटीग्रल क्या बना, देखो ध्यान से, dx की जगह मैंने लिख दिया dt अपॉन 2 डिवाइडेड बाय t ln t अपॉन 2, और t की जगह मैंने लिख दिया, देखो ध्यान से, यही तो आ रहा है, समझे या नहीं समझे? तो यहाँ पर देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, ln के अंदर ये पूरी चीज अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन। अब देखो ये -1 इसको दे दो, तो -1 अपॉन आर सी इंटू टी इक्वल टू ln वी सी माइनस क्यू माइनस, ये बात समझ आई, स्टेप समझ आया नहीं आया? ln a माइनस ln b कितना होता है, ln vc माइनस q अपॉन vc इक्वल टू माइनस t अपॉन टाउ। मैंने यहाँ पर जो rc है उसको बोल दिया टाइम कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू क्या होती है, rc। ठीक है, यहाँ तक एकदम पक्की बात। अब बताओ मेरे को, Vc माइनस क्यू अपॉन Vc विल बी इक्वल टू e की पावर माइनस t बाय टाउ। यहाँ तक एकदम ठीक है। और एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस क्यू अपॉन Vc इक्वल टू e की पावर माइनस t बाय टाउ, और ये इधर आ गया तो Q इक्वल टू Vc, ये इधर आ गया, इधर चले गया, Vc से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो इक्वेशन आती है चार्जिंग की क्या आती है, Q बराबर मैक्सिमम चार्ज इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। देखो ध्यान से, मैं t बराबर 0 डालूंगा, e की पावर 0 कितना होता है, 1 माइनस 1 कितना होता है, तो चार्ज कितना है 0। t बराबर इन्फिनिटी डालूंगा तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये 1 अपॉन टी अपॉन टाउ ऐसे लिख सकते हैं, और 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी बोले तो
तो ये वाली पूरी चीज 0 हो गई, तो Q बराबर मैक्सिमम चार्ज। हाँ यार, बात समझ आई या नहीं है? पक्की बात। तो अगर मैं लगे हाथ ग्राफ भी बनाऊं चार्ज और टाइम का, तो क्या मैं बोल सकता हूँ? नहीं आया, कॉपी कर लो। तो कभी भी भूल जाओ कि चार्जिंग की इक्वेशन क्या होती है, तो ऐसे सोच लिया करो कि t बराबर 0 रखने से 0 आ जाए और t बराबर इन्फिनिटी रखने से q आ जाए, और 1 माइनस e की पावर समथिंग समथिंग होता है, उससे हो जाता है। एक बार खुद से घर पे जाके डेरिवेशन कर लेना, ताकि थोड़ा सा कंफर्ट आ जाएगा। मिटा दूं? अब आपसे कोई पूछे कि बताओ करंट कैसे निकालेंगे अपन, क्या कैपेसिटर पर जो चार्ज एक्यूमुलेशन होता है उसका आपने Q का फंक्शन बना दिया है, तो करंट का वैल्यू dQ/dt से आ जाएगा। तो बताओ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बताओ? पहले तो Q है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन
0, तो q रह गया और एक माइनस है e की पावर माइनस t अपॉन टाउ और माइनस 1 अपॉन टाउ बाहर आ जाएगा। बात समझ आई है नहीं? क्या हुआ, पंखे में आवाज नहीं आ रही है? तो हाँ, क्या हुआ ग्राफ में? नहीं ये सी ये कांस्टेंट हो गई वैल्यू, बस वो पहले का है फाइन। तो ये देखो ये आ गया है, तो बताओ इसको अगर मैं टाउ की जगह क्या लिख सकता हूँ? तो ये माइनस माइनस प्लस, तो q अपॉन आर सी e की पावर माइनस टी बाय टाउ इज द फंक्शन ऑफ। तो बताओ मेरे को यहाँ पर q बाय सी किसके बराबर है? v बाय आर किसके बराबर है? तो i का फंक्शन क्या आ गया? i बराबर आई नॉट e की पावर माइनस टी बाय टाउ, और इसको ऐसे q नॉट भी लिख सकते हो, थोड़ा i नॉट लिखा है तो q नॉट लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो बताओ मेरे को करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा आया? t बराबर 0 पर करंट मैक्सिमम है और स्टेडी स्टेट पर करंट कहाँ हो गया? 0 की तरफ चले गए। ठीक बात। अब देखो ध्यान से, मेरे को क्या क्या फंक्शन मिल चुके हैं? q बराबर q नॉट इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाय टाउ। तो बताओ इन वन टाइम कांस्टेंट, क्या मैं बोल सकता हूँ स्मॉल t को अगर टाउ के बराबर रखूंगा तो एक टाइम कांस्टेंट जितना समय बीत चुका है, तो एक टाइम कांस्टेंट में कितना q अक्यूमुलेट हो चुका है? q नॉट इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे ना तो वो आ जाएगी 0.63 टाइम्स ऑफ q। बोले तो 63% चार्ज हो चुका है एक टाइम कांस्टेंट के अंदर। यही रीजन होता है कि हम हमारे फोन को अगर 0% डिस्चार्ज हुए इसको अगर अपन चार्जिंग में लगाते हैं तो 0 से 50% या 0 से 60% तक जितने टाइम में होता है वो सबसे फास्टेस्ट होता है। और आपने नोट किया होगा कि 95 से 100 तक जाने में तो बहुत टाइम लगा रहा है वो। हाँ या ना? कभी कभी चार्ज किया है फोन 100%, तो आज ही घर पे जाके फोन को चार्ज करना, पहले तो पूरा डिस्चार्ज हो जाने देना, 5% 10% तक पहुंच गई बैटरी, फिर टाइम कैलकुलेट करना कि 10% से लेके 50% तक या 10 से लेके 60% तक जितने में हुआ है और 60 से लेके 100 तक में हुआ है, वो वाला टाइम बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस लगा के देखो ना, शुरुआत में तो चार्जेस नहीं है तो आ रहे तो फटाफट आने दो, जब बहुत सारे आ चुके हैं तो अभी आने की जो रेट है वो कम हो गई होगी। क्यों? क्योंकि ये धक्का भी तो मार रहे होंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जैसे जैसे टाइम बढ़ता है रेट ऑफ चार्जिंग भी डिक्रीज होती है। हाँ या ना? एक टाइम कांस्टेंट में 63% चार्ज हो जाता है। और देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं एक टाइम कांस्टेंट में करंट की वैल्यू निकालूं, आई कितना आ गया? आई नॉट अपॉन ई। देखो ध्यान से, आई नॉट अपॉन ई दैट इज इक्वल टू व्हाट? 0.37 टाइम्स ऑफ आई नॉट। मतलब t बराबर 0 पर आई नॉट था, अब उसका 37% ही करंट रह रहा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आरसी सर्किट का चार्जिंग का मतलब समझ आया? इसके क्वेश्चंस अपने को करने हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में चार्जिंग के सवाल, डिस्चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के सवाल पढ़ के इसको खत्म करेंगे और पेपर डिस्कस करेंगे, बस इतना ही करेंगे। फिर उसके अगली क्लास में ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, उसके सवाल, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, मोबिलिटी, ये जो सेमीकंडक्टर वाला पोर्शन है, ये सब जो रटने वाली चीज़ें हैं वो उसके अगली क्लास के अंदर, और बचे हुए सवाल। फाइन, HC वर्मा लगानी शुरू कर देना। नेक्स्ट वीक के अंदर क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डिस्कशन कर लें। चलिए आज के लिए इतना है। एल के फॉर्म में लेके आ सकते हैं ना वापस, दोनों तरफ एल से सारे जिसमें एल ले लो आ जाएगा, बट आपको इसी फॉर्म में ही याद रखनी है दो इक्वेशन। देख लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो।